हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम वैदिक सभ्यता स्टार्ट किए हैं, वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कुछ वीडियो ऑलरेडी पहुंच चुका है या हमने अपलोड किया हूं, जिसमें पहला वीडियो था कालक्रम और उसकी उत्पत्ति से रिलेटेड था। इसके बाद राजनीतिक विस्तार से रिलेटेड हमने वीडियो डाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक संस्कृत की जो समाज है किस तरह की थी और वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, इन सब पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत की जो समाज था कैसा था और किस तरह से, पहले तो हम समाज पे बात करेंगे फिर अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। तो मान लीजिए आज का जो समाज है, आप देखते हैं कि आज का समाज किस तरह है। आज के समाज में आप देखते हैं कि एक परिवार होता है, परिवार में कुछ सदस्य होते हैं, माता पिता होते हैं, पुत्र होता है, पुत्री होता है, वधू होता है, इन सब एक समाज। फिर इनका परिवार के साथ साथ और जब बड़े परिवार हो जाते हैं, संयुक्त परिवार होता है, मतलब 2-4 भाई और 1-2 पीढ़ियाँ इस तरह की होने से संयुक्त परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद फिर वही परिवार, जब कई सारे परिवार मिल जाते हैं, एक समुदाय का निर्माण होता है। ठीक है, एक समुदाय से फिर वहाँ पर का एक समाज का डेवलप होता है। उस समाज में रहने वाले लोगों की कैसी उनकी सारी चीज़ें हैं, जैसे उनके खान पान, मनोरंजन और उनकी अन्य स्थितियाँ, विवाह प्रणाली किस तरह की है। आज के समाज में देखिए कैसे लोग, किस तरह के लोग रहते हैं, धनी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था किस तरह से है, विद्यमान है। तो इन सब कहाँ से स्टार्ट हुआ या इसका प्रचलन था कि नहीं था। जो कुर्तियाँ हैं आज हालांकि बहुत सारे ख़त्म हो गए, वर्षों पहले थी, जैसे सती प्रथा था। ठीक है, और इस सब बाल विवाह था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे किस तरह की थी। पुनर्विवाह था कि नहीं, बहु विवाह प्रथा थी कि नहीं, बहुपत्नी विवाह था कि नहीं, नियोग प्रथा था कि नहीं, अंतर्जातीय विवाह था कि नहीं, और दास प्रथा था कि नहीं। इन सब के महिलाओं की स्थिति देखेंगे, महिलाओं की स्थिति किस तरह की है। ठीक है, आज के समय में महिलाएं कहाँ कहाँ तक जा रही हैं। उस समय आप देखेंगे कि क्या महिलाएं भी पार्टिसिपेट होती थी कि हर एक सेक्टर में कि नहीं, समाज में या फिर अर्थव्यवस्था में या फिर राजनीतिक व्यवस्था में, इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम अगर आज के समाज को अगर आप समझते हो तो वैदिक समाज को समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम उसी से रिलेट करके तुलनात्मक अध्ययन करते हुए आपको समझाएंगे, जिससे कि आप कोई किसी भी चीज़ को कॉन्सेप्चुअल बेस में और सीखें, जिससे कि आपको भूलें न। ठीक है, अगर यदि आप भूल जाते हैं तो फिर मतलब नहीं निकलता पढ़ने का। ठीक है, तो आप यदि इससे यहाँ से क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में कई बार पूछ लेता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से आपके कई बार छोटे एग्जाम में भी आ जाता है कि उसके नाम लेकर कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, इस तरह का रेलवे एग्जाम हो गया। यूपीएससी में तो पूछता ही है प्रीलिम्स में, और मेंस के भी क्वेश्चन पूछता है वैदिक जो संस्कृति उसका समाज कैसा था। तो उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं वैदिक जो इसमें हम दोनों तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह की गिरावट आई है, किस तरह की वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, संवर्धन हुआ, उन सब की बातें हम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा सा आधुनिक में भी इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो ऋग वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब ये होता था कि जो पुरुष होता था, जिस परिवार का पिता होता था, पिता ही सब कुछ सर्वे सर्वा होता था, इस तरह का समाज था। या राजा, जो राजन होता था, जो राजा होता था ऋग्वैदिक काल में, राजा ही सब कुछ होता था। उसके बाद यहाँ पे उत्तराधिकारी का जो एक सिस्टम होता है कि मतलब जैसे ही राजा का डेथ होने के बाद उसका जो वह ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है। तो इस तरह की प्रणाली यहाँ ऋग्वेद में स्टार्ट थी। ठीक है, प्रारंभ थी। और पिता के बाद, जैसे परिवार है, पिता के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र है वो नेतृत्व करता था घर के हर एक स्थिति को संभालने में, हर एक डायमेंशन को देखने में। आर यू गेटिंग? आप समझ पा रहे होंगे। पितृसत्तात्मक यहाँ पे था, और यही चीज तो उत्तर वैदिक काल में भी थी। पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी थी। ठीक है, और संयुक्त परिवार का यहाँ पे निर्माण ऋग्वैदिक में देखा जाता है। यहाँ पे 3-4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, 4 से 5 कई कई जगहों पर दिया है। ठीक है, इस तरह का। और उत्तर वैदिक काल में भी संयुक्त परिवार रहते थे। यहाँ पे भी 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी। इस तरह की प्रणाली यहाँ पे भी थी। ठीक है,
और एक जगह पर ऋग्वेद में दादा, नाना, नाती, पोते, इन सब का संबंध बताया गया है, इसको नप्तर कहते थे। तो इसका मतलब ये है कि कई पीढ़ियां एक साथ रहने का संयुक्त परिवार को ये साक्ष्य देता है, ठीक है। और जो वर वधू होते थे उनको ऋग्वेद में कहा जाता था, अर्भ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अर्भ। जो वर होते थे, वधू होते थे, इनकी प्रणाली जो थी ये ऋग्वेद में अर्भ कहा जाता था, ठीक है। तो हमने देखा कि पहला क्या था, पितृसत्तात्मक प्रणाली थी, व्यवस्था थी, यहाँ पे भी थी, उत्तर वैदिक काल में भी थी। इसके बाद संयुक्त परिवार की जो प्रणाली थी ऋग्वेदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में थी, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम नाम से वर्णन किया गया है। जो पत्नी को गृह कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता था, इस वर्ड का यूज किया जाता था। लेकिन यही इनकी स्थिति, अब देखिए महिलाओं की स्थिति जो थी, जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ थी, काफ़ी अच्छी थी, और उनका हर एक जगह पार्टिसिपेट होती थी। वो महिलाएं जो होती थी, जैसे राजनीतिक व्यवस्था में जो सभा थी, समिति थी या विदत थी, उसमें भागीदारी होती थी। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में हमने बात किया था कि महिलाओं की स्थिति गिरावट आती है। अब देखिए वो सभा समिति में भाग लेना उनका कहीं ना कहीं बाध्यकारी हो गया है, उनको रोका जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्थिति, और देखिए यहाँ पर अर्धांगिनी माना गया कि थोड़ी सी पहले जो इनको श्रेष्ठ और एक सम्मान पूर्वक भाव से देखा जाता था ऋग्वेद में, और धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इनकी गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। ये स्थिति महिलाओं की थी। कन्या उपहार को वहतु शब्द यूज किया गया है। तो जब महिलाओं का विवाह होता था तो जो अपने घर से जो पति के कुछ दान के रूप में या कुछ उपहार के रूप में देती, तो वो उसका वर्णन हुआ है ऋग्वेद में वहतु के रूप में। यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। अनुलोम विवाह वह होता है कि जैसे कि अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो महिलाएं या पुरुष दो जब शादी विवाह करते हैं, तो पुरुष क्या होता था, अनुलोम में कि उच्च वर्ग का होता था, महिलाएं निम्न वर्ग की होती। प्रतिलोम में इसका उल्टा होता था, महिलाएं निम्न वर्ग के और पुरुष उच्च वर्ग के होता था। तो इस तरह की प्रणाली यहाँ पे चलता था अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की ऋग्वैदिक काल में। बट उत्तर वैदिक काल में विवाह की कई सारी प्रणालियाँ आई। अब हम उसमें देखेंगे कि विवाह के जो गंधर्व प्रणाली होती है, अनुलोम विलोम तो था ही, उसमें भी कई प्रकार के विवाह प्रणाली, जैसे आज देखते हैं अरेंज मैरिज होता है, ठीक है, लव मैरिज होता है, कोई जैसे राक्षस विवाह होता था, इस तरह के विवाह होते थे, गंधर्व विवाह होते थे, ठीक है। इस तरह के विवाह, कई सारे 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन हो गया था यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे गोत्र शब्द का यूज होता है। गोत्र मतलब होता है कि एक मूल में जो विवाह होती थी, एक मूल में विवाह, एक मूल का जो व्यक्ति होता था, जो पुरुष होता था, वो एक मूल में ही मतलब एक ही वंश में या इस तरह के चीज़ों में वो शादी नहीं कर सकता था, निषेध बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। इस तरह की गोत्र का वर्णन चलने लगा है उत्तर वैदिक काल में, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार 16 संस्कार जिस तरह के हैं, उन संस्कारों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि संस्कार कौन कौन से। एक उपनयन संस्कार होता है जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, 12 साल के होते हैं, 10 से 12 साल होते हैं। तो यहाँ पे ऋग्वेद में वर्णन किया गया है कि हमारे वर्ण व्यवस्था में, जैसे आप देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का हमने बात किया था 10वें मंडल में, वहाँ पे पुरुष सूक्त में वर्ण शब्द का यूज किया गया, जिसमें एक विराट पुरुष से जो ब्राह्मण है वो मुख से, और जो क्षत्रिय हो भुजा से, और जो वैश्य हो जांघों से, और जो शूद्र पैर से उत्पन्न हुआ है, ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर वैसा वर्णन किया गया है ऋग्वेद में 10वें मंडल में। इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। उपनयन संस्कार ऋग्वेद में किया जाता था, कन्याओं का भी पुरुषों का भी, दोनों का। बेटा अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार नहीं होता। उपनयन संस्कार एक पवित्र संस्कार होता था कि जिससे यज्ञ करवाया जाता था, इस तरह के कराए जाते थे, और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रणाली हर एक प्रकार की सारी चीज़ें होती थी। तो ये उपनयन संस्कार यहाँ पे अब बैन किया गया महिलाओं के लिए, ठीक है। शिक्षा जो होती थी ऋग्वेद में मौखिक होती थी। यहाँ पे शिक्षा प्रणाली पुरुष और महिलाएं दोनों ग्रहण करती थी। बहुत सारी विदुषी महिलाएं भी हुई हैं। और यहाँ पार्टिसिपेट, हमने कहा कि जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में, राजनीतिक संगठनों में भाग लेती थी महिलाएं यहाँ पे ऋग्वेदिक में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे महिलाएं अब धीरे धीरे उनका
बैन होने लगा, बाध्यकारी होने लगा कि वो अब जैसे जिस तरह की यहाँ पे उत्तर वैदिक ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि महिलाएं यज्ञ में भाग लेती हैं, वो कर्मकांड में, वो वार्तालाप में भी, संवाद में भी भाग लेती हैं, यहाँ तक सभा समिति ने किसी भी निर्णय में वो भी उपस्थित होती थी। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी। ठीक है, अब देखिए ये सब महिलाओं की जितनी भी सकारात्मक चीज़ें या नकारात्मक चीज़ें, जो बुराइयां हैं, कुरीतियाँ, उन सब पे हम बात करेंगे। कौन सा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था, कौन सा नहीं था, और किस तरह की महिलाओं की जो व्यवस्थाएं, जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को देखते हैं किस तरह की थी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, स्त्रियों में गिरावट देखने को मिला था यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। नियोग प्रथा प्रचलन था। नियोग प्रथा ये होता था कि नियोग प्रथा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित था। नियोग प्रथा एक ऐसा प्रथा होता था कि जैसे कि अगर कोई पुरुष है और वो उसकी पत्नी है, पुरुष किसी कारणवश उसको बच्चे नहीं होते थे, तो उसकी जो पुरुष का जो छोटा भाई होता था वो पत्नी के साथ तब तक रहता था जब तक उसे एक पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्त न हो जाए, एक बच्चे न प्राप्त हो, तब तक इस तरह का नियम पड़ता था। या कभी पुरुष की चला गया काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, कभी लंबे समय तक वो नहीं आया, या डेथ हो गई, उस दौरान भी जो उसका देवर होता था, उस औरत का जो महिला होती थी, जो विवाहित महिला होती थी, तो उससे क्या किया जाता था, उससे शादी कर लिया जाता था। मतलब उस देवर से उसकी शादी हो जाती थी, जो विवाहित महिला थी, उसके अगर पति मर गए या किसी भी प्रकार से कुछ होता था इस तरह की। और जो अविवाहित रहती थी महिलाएं पूरे जीवन भर, उसे अमाजू शब्द यूज किया गया। क्या शब्द यूज किया गया? जो अविवाहित महिलाएं होती थी उसे अमाजू शब्द कहा जाता था। अविवाहित महिलाओं को अमाजू शब्द, ठीक है, ये शब्द यूज किया जाता था। ठीक, पुनर्विवाह प्रणाली थी। पुनर्विवाह मतलब कि अगर कोई महिला एक बार विवाहित हो गई, वो दोबारा विवाह कर सकती थी किसी भी कारणवश। अगर पति को, जैसे आप देखते हैं तलाक दे दिया जाता है, महिलाएं या पुरुष तलाक देते हैं तो दूसरी शादी हो जाती है, तो वर्षों पहले भी ये प्रणाली ऋग्वैदिक काल में उपस्थित थी। ठीक है, अब धीरे धीरे पुनर्विवाह प्रणाली जो थी उत्तर वैदिक काल में थी, लेकिन थोड़ा सा गिरावट आई, काफ़ी कठिनाई होती थी, क्योंकि यहाँ पे पुनर्विवाह के लिए थोड़ा से लोगों को, महिलाओं को निम्न दर्जे को देखने लगे थे। उनको जो प्रणाली, जो ऋग्वैदिक काल में जो महिलाओं का सम्मान था, उत्तर वैदिक काल में अब कम हो गया है। ठीक है, अंतर्जातीय व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में, और ये अंतर्जातीय व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में बहुत कम रह गया, क्योंकि यहाँ पे अब गोत्र जैसे बहुत सारे ऐसे मेल मिलाप करने लगे कि शादी विवाह को लेकर, तो इसलिए तो यहाँ पे थोड़ा से रुकावट हुआ। उत्तर वैदिक काल में काफ़ी सारी चीज़ें, कुरीतियाँ पैदा हुई, जिसके कारण से उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है यहाँ पे लोग अपने ही फायदे के लिए, अपने मतलब किस तरह के थे लोग, तो यहाँ की जो प्रणालियाँ जो सम्मानपूर्वक भाव से महिलाओं को देखी जाती थी, उत्तर वैदिक काल में वहाँ पे निम्न स्तर देखी गई महिलाएं की। ठीक है, ये सारे बहुपति व्यवस्था थी। कई आपने देखा होगा कि ऋग्वैदिक काल में बहुपति व्यवस्था था, तो आप यहाँ पे भी बहुपति व्यवस्था के प्रचलन था, लेकिन बहुपत्नी व्यवस्था भी के प्रचलन था यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। बहुपति व्यवस्था का अगर साक्ष्य हम देखें तो देखते हैं कि आप महाभारत में, ठीक है, पंचाली जो थी वो जो पांडव थे उन 5 पांडवों से शादी की थी। ठीक है, इस सब व्यवस्था देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा का निषेध था। पर्दा प्रथा ऋग्वैदिक काल में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में पर्दा प्रथा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, बाल विवाह ये ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित हो गई। 10 से 12 साल की लड़कियों का शादी हो गया, लेकिन यहाँ पे बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक में नहीं देखा जाता। 17 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को शादी की जाती थी। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल में था। सती प्रथा का उल्लेख यहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख कहीं देखा नहीं जाता है, और दास प्रथा भी नहीं थी। ठीक है, सती प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा का उल्लेख नहीं देखा जाता है। और वर्ण व्यवस्था जो थी, दास प्रथा थी, यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों दास ही होते थे। ठीक है, तो दास प्रथा थे। और इसके बाद वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो यहाँ पे ऋग्वेद काल में जो बाल विवाह था ये प्रचलित हो गया था, और सती प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी नहीं था, और उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह था। दास प्रथा उत्तर वैदिक काल में भी था। वर्ण व्यवस्था देखे तो जो वर्ण व्यवस्था था यहाँ ऋग्वैदिक काल में, कैसा वर्ण व्यवस्था था, ये कर्म पे आधारित था।
कर्म पे आधारित, रंग पे आधारित, जिस तरह से हमने वर्णों को देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। शूद्र का वर्णन 10वें मंडल में लास्ट में पुरुष सूक्त में किया जाता है, ठीक है। इससे पहले जो व्यवस्थाएं थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके बाद शूद्रों का भी 4 वर्णों का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में भी लास्ट में, ठीक है। तो कर्म आधारित था कि जो व्यक्ति जिस हिसाब से कर्म करेगा उस तरह से ब्राह्मण लोग जो होते थे वो क्या करते थे, वो उनका काम होता था यज्ञ कराना, शिक्षा पाठ, ये शिक्षा प्रोवाइड कराना, इस तरह की सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। और राजाओं को सलाह देना, इस तरह की उनकी व्यवस्था थी समाज को लेकर। और जो क्षत्रिय वर्ग थे वो क्या करते थे, वो धनुष बाण लेकर वो राज्य की रक्षा रखना, समाज की रक्षा रखना और ये रक्षा करना, या फिर सिक्योरिटी का काम करते थे, रक्षक का काम करते थे, एज ए राजा के रूप में नियुक्त किया था। वैश्य होते थे कि ये व्यापार वाले काम करते थे, व्यवसाय वाले काम करते थे। जो वैश्य शूद्र होते थे वो इन तीनों चीज़ों, इन तीनों वर्गों का सेवा का प्रणाली इस तरह की थी यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति ठीक थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति बहुत गिरावट हो गई, उनका फिर एक जाति व्यवस्था हो गया था उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे शूद्रों की स्थिति काफ़ी निम्न हुई, ठीक है। इन तीनों वर्गों को ऊपर के जितने वर्ण थे, इन तीनों वर्णों का सेवा करना शूद्रों का काम हो गया, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में कर प्रणाली थोड़ी सी यश वैश्य होते थे वो कर मतलब वो कमाते थे, वो व्यवसाय करते थे जो भी, तो ये ब्राह्मणों और क्षत्रिय जो होते थे उनको देते थे, उनका ऐसे ही जीविका चलता था, आजीवन रहते थे वो। इस तरह की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में हो गया था। सिर्फ मेहनत कौन करता था, वैश्य लोग मेहनत करते थे। आयुर्वेदिक, ठीक है। स्त्रियां जो थी, विदुषी स्त्रियां थी उत्तर ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, तो लोपामुद्रा थी और घोषा थी, सिक्ता थी, विश्ववारा थी, अपाला था, निवावरी आदि, ये सब विदुषी महिलाएं थी जो जिन्होंने यज्ञ में या संवाद करते हुए, वार्तालाप करते हुए कई सारे राजनीतिक संस्थाओं में, सभा समितियों में इन्होंने भाग लेती थी। और ये ऋग्वेद मतलब जो वेद होते थे, जो हमारा ग्रंथ है, ग्रंथों को पढ़ती थी, इन सभी स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। और जो उत्तर वैदिक काल में हालांकि महिलाओं की स्थिति कम हुई, बट फिर भी यहाँ पे कुछ विदुषी महिलाएं थी, जैसे मैत्रेयी का वर्णन किया गया, कात्यायनी का वर्णन, गार्गी, सुबला, वेदयंती, काशकृत, शनि, इन सब विदुषी महिलाएं थी उत्तर वैदिक काल में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इन सब कौन सी महिलाएं ऋग्वैदिक काल में थी, कौन सी उत्तर वैदिक काल में थी। आप लोग याद कर लीजिएगा, जिससे कि कोई यदि पूछे या कहीं किसी एग्जाम में आता तो आप गलत करके न आए, ठीक है। हम जितने भी फैक्ट थे, जितनी भी सारी चीज़ें एक जगह रखा और सारी चीज़ें हमने आपको छोटे छोटे पॉइंट में बताते हुए, जब अभी भी आप कभी भी एग्जाम में लिखने बैठेंगे तो आपको मेंस आंसर राइटिंग करते समय इस बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे यदि आप इसका वर्णन कर देते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से नंबर मिलता है, ठीक है। अब खान पान देखते हैं, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे मतलब ऋग्वैदिक काल में। तो यहाँ पे जौ थी जो इनकी वर्णन किया गया, वह जौ का प्रयोग किया जाता था अनाज के रूप में ऋग्वेद काल में। और मांसाहारी लोग भी थे, मांसाहारी लोग इसमें बकरी, इस तरह के जो मांस खाते थे, ठीक है, यहाँ के लोग ऋग्वैदिक काल में। और शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, ठीक। और जो पशुपालन थे, इनकी पशुपालन की प्रथा थी, तो पशुपालन में जो गाय होती थी, भैंस होती थी, उससे जो बना हुआ मिल्क, दूध होते थे या दही होते थे, इसका वर्णन भी यहाँ पे किया गया। ये सब भी यूज करते थे ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में नमक और चावल, मछली, हाथी, बाघ की जानकारी नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनकी जानकारी थी। तो ये लोग, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमने देखा कि यहाँ पे भी खान पान का इनका थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे चावल, गेहूँ मुख्य अनाज था, और बाकी जो ये जो है, सरसों है, इन सब का भी उल्लेख किया गया है। बट ये है कि चावल और चावल और गेहूँ इनका मुख्य अनाज उत्तर वैदिक काल में था। और ये नमक और चावल, मछली, हाथी, बाघ आज से जानकारी थे। ऋग्वैदिक काल में ये लोग इस नमक, चावल, मछली, हाथी और बाघ से जानकारी नहीं थी इनकी प्राप्ति। अगर कभी किसी भी एग्जाम में पूछे तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि नमक के चावल से प्रचलित थे या परिचित थे कि नहीं थे, परिचित थे कि ऋग्वैदिक वाले के नहीं थे, जानकारी थी कि नहीं थी। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके ऑप्शन देकर पूछ सकता है, ठीक है। किस तरह किसके
किन चीज़ों से वो परिचित थे, किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे, तो ये सारी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वस्त्र। वस्त्र जो थी नीवी थी, नीवी अधोवस्त्र होता था जो नीचे पहना जाता था, जिस तरह से आज लोग पुरुष पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, इस तरह की चीज़ें होती थी नीवी पहनने का। वास होता था जो मध्य बीच में पहने जाता था, उससे बोलते थे उत्तरी या मध्य में पहने जाने वाला कपड़ा वास कहते हैं। अधिवास होता था। इसके बाद जो लोग ऊपर, जैसे आप महिलाएं दुपट्टा यूज करती है, पुरुष चादर लपेट लेते हैं, शाल ओढ़ लेते हैं, ये सब उसको बोला जाता था, अधिवास बोला जाता था। और उषड़ी शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में। पगड़ी, जो आप लोग टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, इन सब का उल्लेख किया गया है। इनके ये वस्त्र थे, यही सब सारे वस्त्र उत्तर वैदिक काल में भी थे, ऐसा नहीं था। आभूषण में देखें, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। हमने देखा कि वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आभूषण स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, कई जगहों पर इसका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे भी आज भी स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते हैं, देखते होंगे, लेकिन पुरुष कम पहनते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे पुरुष गले में क्या पहनते हैं, चैन पहनते हैं। महिलाएं भी अपने गले में कुछ न कुछ पहनती हैं, चाहे हार पहनती, कुछ भी पहनती। तो कान और गर्दन आदि क्षेत्र, मतलब शरीर के अंगों में पहना जाता था आभूषण। निष्क वर्ड यूज किया, निष्क मतलब स्वर का ढेर होता था। ठीक है, मनोरंजन जो उनकी होती थी, मनोरंजन में ये शिकार खेलना, घुड़दौड़ करना, और इसके बाद फिर रथ दौड़ होता था। इस तरह की प्रणाली होती थी इनके मनोरंजन के। जो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल मनोरंजन था वही, यहाँ तक कि पासा खेलना या फिर इस तक जुआ खेलना, इस सब का भी प्रचलन देखा गया है। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ऋग्वैदिक काल में उल्लेख किया गया, उत्तर वैदिक काल में यही थे। उत्तर वैदिक काल में एक आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया। आश्रम व्यवस्था जिस तरह की होती है, गृहस्थ आश्रम होता है, इसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, वानप्रस्थ आश्रम होता है, इसके बाद संन्यास आश्रम होता है। इन आश्रमों का उल्लेख किया गया है उत्तर वैदिक काल में। आश्रम व्यवस्था में तो जैसे जो पुरुष होता है या महिलाएं होती, कोई भी बच्चा होता है, 25 साल तक उम्र तक वो कौन सा आश्रम, कौन सा व्यवस्था करेगा, वो ब्रह्मचर्य वाला है। ब्रह्मचर्य के बाद फिर 25 से 50 के बीच में गृहस्थ रहता है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, मतलब फिर अपना वो आर्थिक जिंदगी, अपनी घर परिवार, ये सब में टाइम देगा। ठीक है, उससे पहले वो अपनी शिक्षा प्रणाली, अपने जिंदगी को समझने में अपना टाइम देगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसके 50 साल के बाद 75 साल के जब बीच में, 50 से 75 साल के बीच में वानप्रस्थ हो जाएगा। फिर वो मुझ की वो, मतलब अपने सामाजिक जीवन को त्याग कर वो वन में जाएगा। वन में वहाँ पे ईश्वर की आराधना ये सब करेगा। फिर संन्यास ग्रहण कर लेगा पूरी तरह से 75 से लेकर 100 के बीच में। इस तरह के 100 साल को 25-25 साल में डिवाइड किया गया था आश्रम व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्थाएं भी यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में देखा गया, और ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, और हम चलते हैं, ये हो गया ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल समाज। और अब हम अर्थव्यवस्था को देखेंगे। एक बार हम ऋग्वैदिक काल के समाज को फटाफट रिवीजन करते हैं। ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तांगम व्यवस्था तो उत्तर वैदिक काल में भी थी। संयुक्त परिवार जो था ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में थे। नाना दादा नाती पोते कर नत्र शब्द यूज किया गया ऋग्वेद में। ये इससे संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। वर वधु को अर्भ कहा जाता था। इसमें जायदस्तंभ पत्नी को गृह के रूप में या गृहिणी के रूप में जाना जाता था, वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक में अर्धाग्नि का यूज किया गया है। ठीक है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, यहाँ अनुलोम प्रतिलोम विवाह तक गोत्र प्रणाली थी। यहाँ पे अन्य विवाह भी था प्रणाली, जो 8 विवाह प्रणाली है, यहाँ पे वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। कन्याओं का उपनयन संस्कार ऋग्वैदिक होता था, उत्तर वैदिक काल में नहीं होता था। शिक्षा मौखिक थी, यहाँ पे भी शिक्षा मौखिक थी। ठीक है, लेकिन इस तरह की गिरावट हुई है शिक्षा में। नियोग प्रथा यहाँ प्रचलित थी, यहाँ भी प्रचलित थी। पुनर्विवाह प्रथा यहाँ प्रचलित थी, यहाँ कम हुआ। फिर अंतर्जातीय विवाह यहाँ पे कम हुआ, देखने को मिलता है। ठीक है, बहुपति विवाह यहाँ पे देखना, यहाँ बहु विवाह, पत्नी विवाह देखने को मिलता है। पर्दा प्रथा यहाँ पे नहीं थी, यहाँ भी प्रथा नहीं थी। उत्तर ऋग्वैदिक काल में थी प्रथा नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, इसके बाद बाल विवाह ऋग्वैदिक काल में नहीं तो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। सती प्रथा न ऋग्वैदिक काल में मिला है, न उत्तर वैदिक काल में मिला है। दास प्रथा दोनों में थी, उत्तर ऋग्वैदिक काल में थी, उत्तर वैदिक में महिलाएं और पुरुष दोनों दास होते थे। वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कर्म आधारित थी और रंग आधारित थी, यहाँ पे जाति आधारित बना दिया गया है। ठीक है, और यहाँ की जो स्त्रियाँ थी ऋग्वैदिक में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, अपाला, निवारी आदि थी। और खान पान यहाँ का शाकाहारी मांसाहारी, यहाँ पे ना शाकाहारी। यहाँ के जो विदुषी महिलाएं थी, मैत्री, कात्यायनी, गार्गी,
शुक्ला और वेदयंती कास्त्रितनी विदुषी आदि थी। नमक, चावल, मछली, हाथी, बाघ का जानकारी ऋग्वेदिक वाले को नहीं था, उत्तर वेदिक वाले को पता चला। ठीक है। अधिवास उसके जो होते थे, नीवी जो होते तो नीचे पहने जाते, वास जो होते मध्य में पहने जाते, अधिवास उसके ऊपर पहने जाते थे। ताल, चादर, उछड़ी, पगड़ी होती थी। ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों कान में पहनते थे आभूषण, जैसे सोने के आभूषण होते थे इस तरह के। हाँ, ये है कि महिलाएं यहाँ के ऋग्वेदिक काल में चांदी से ये लोग जानकारी नहीं थी, ऋग्वेदिक वाले को लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन आप उत्तर वैदिक काल में चांदी और लोहे की जानकारी होती है। ठीक है। इस तरह के मनोरंजन तो वही है, घुड़दौड़, रंगदौड़ और शिकार करना, इस तरह के पक्षियों को लड़ाना, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे थी। दोनों में वही थी, उत्तर वैदिक काल ऋग्वेदिक में यही थी। ठीक है। इसके बाद हम आप देखते हैं अर्थव्यवस्था ऋग्वेदिक काल की। इनकी देखिए अर्थव्यवस्था जो थी ग्रामीण थी, जो इनका समाज था ग्रामीण समाज था और वैदिक संस्कृति का। तो यहाँ पे ग्रामीण समाज होने के कारण से इनकी व्यापार देखेंगे हम, पशुपालन देखेंगे, उद्योग धंधे देखेंगे, कृषि देखेंगे। ठीक है। कृषि प्रणालियाँ किस तरह की इनकी थी, इनका व्यापार किस तरह का था, इनका पशुपालन कैसे था, उद्योग धंधे, इन सब 4 बातों पर हम मुख्यतः बात करेंगे कि किस तरह की थी इनकी अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और आज देखते हैं कृषि है। कृषि पर मैक्सिमम लोग गाँव में देखिए सबके पास खेत है। खेत के लिए क्या क्या जरूरी होती है, उसके लिए आज तो ट्रैक्टर से लोग खेती करते हैं। पहले तो बैल की से जुताई करते थे, हल होता था। ठीक है। हलवाहा होता था जो खेत जोतता था, बुआई, कटाई, निराई, गुड़ाई इन सब की होता था। फिर खेत से फसल आते थे, फसल को फिर उससे काटना, छाटना जो भी होता था, इसके बाद फिर उसके यूज़ किया जाता था खाने के लिए। ठीक है। मार्केट में बेचना हो, अगर बेचा जाता था, प्रणाली ये होती थी। अब देखिए खेत में सिंचाई करने के लिए, सिंचाई मतलब जो कृषि होती थी, सिंचाई करने की सुविधा होनी चाहिए। सिंचाई किस तरह को, आज के समय सिंचाई कैसी, वर्षा से सिंचाई होती है, नहरों से होती है, तालाबों से होती है, कुओं से होती है, नलकूपों से होती है, बहुत तरह की इस तरह की प्रणालियाँ क्या वहाँ विद्यमान थी नहीं विद्यमान थी, उन सब। पशुपालन देखती है, पशुपालन आज तो देखिए कैसा है। आज लोग हर प्रकार के पशुओं को पालते हैं, ज़्यादा करके भैंस और गाय के ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ से उससे कुछ ना कुछ मिलता है, दूध, मिल्क मिलता है, मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट बनते हैं, दही, पनीर, ये आदि चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है। इस तरह के घोड़े का आज थोड़ा सा प्रचलन कम हो गया, बरसों पहले यहाँ पे घोड़े का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है। यहाँ पे ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। इसको हम पशुपालन के देखेंगे। अन्य जैसे बकरी हो गया, ऊँट हो गया, हाथी हो गया, इन सब की जानकारी इनके पास था कि नहीं थी पशुपालन में। और जो हैं कुत्ते हैं, बहुत सारे लोग जो पालते हैं कोई ये सब पशुओं को, इन सब के बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उद्योग धंधे, जैसे जिस तरह से अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं। बरसों पहले यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियाँ थी कि नहीं थी, यहाँ पे उद्योग कैसा था, बढ़ई, जैसे आज देखते हैं सोनार हो गया, लोहार हो गया, कुम्हार हो गया, बढ़ई हो गया, चर्मकार हो गया, इन सब पर क्या काम था, क्या इनका व्यवसाय था, किस तरह के थे, किस तरह ये अर्थव्यवस्था में इनका योगदान होता था। ठीक है। कारपेंटर की बात कर रहा हूँ। तो इन सब के बारे में बढ़ई के नेक्स्ट हम बात करेंगे। और इनकी व्यवसाय के क्या किस तरह की थी, इन सब के बारे में चलिए देखते हैं, फटाफट जल्दी से हो जाएगा। व्यापार इनका वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यहाँ पे गाय एक महत्वपूर्ण होता था जो वस्तु विनिमय के लिए यूज किया जाता था, गाय को लेकर। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में। ठीक, पहले हम ऋग्वैदिक देख लेंगे, फिर उत्तर वैदिक में तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे फटाफट। इसके बाद एक आता है ब्रीबू शब्द आता है जो दानशील व्यापारी के लिए यूज होता था। पड़ी शब्द आता है, पड़ी मतलब पशुओं को पशु चोर होता था जो पशुओं को चुरा कर उसको फिर बेचता था या उसका यूज करता था। इस तरह का वर्णन किया गया है ऋग्वैदिक काल में। तो बलि ज्योतिष स्वैच्छिक दिया जाता था ऋग्वैदिक काल में, ग्रामीणों को स्वैच्छिक रूप से दिया गया कर होता था, हमने बात किया था। और एक होता था विकनाट सूदखोर होता था जो ऋण देता था, ऋण प्रोवाइड कराता था लोगों को, व्यापारी टाइप होता था जो ऋण प्रोवाइड कराता था कृषक को या किसी व्यक्ति को जिसको जरूरत पड़ती थी, सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। ये इनकी व्यापार प्रणाली थी। इसके बाद पशुपालन देखते हैं। पशुपालन में सबसे ज़्यादा गाय की बात की गई, 176 बार ऋग्वेद में वर्णन किया गया है गाय को अगन्ना कहा जाता था। और गाय को जो चोरी करता था उसे पशु चोर कहा जाता था, मतलब वो पशुओं को चोरी करने वाले को पड़ी कहा जाता था। पड़ी वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में। ठीक है। घोड़ा, बैल, भैंसा, भेड़, बकरी, ऊँट, कुत्ता आदि का वर्णन किया गया है पशुपालन में। ठीक है।
गायों को गवेषणा शब्द युद्ध का पर्याय, अगर गाय को कोई चोरी करता था गाय के कारण से युद्ध किया जाता था। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में गाय मतलब पशुओं के कारण से भी युद्ध होते थे, और साथ में क्षेत्र आधारित कम युद्ध होते थे। वहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र आधारित ज़्यादा युद्ध होते थे, यहाँ पे कम होते थे। ठीक है, गाय गवेषणा शब्द, गोसु शब्द, गढ़ शब्द, गर्ण शब्द, युद्ध शब्द, युद्ध के लिए यूज किया गया है। गवेषण, घोष और गढ़, गोसु, गढ़, गम, ये शब्द यूज किया गया है, आपके युद्ध शब्द हैं। ठीक है, ये ऋग्वेद में। उद्योग धंधे में हम देखते हैं, उद्योग धंधे में क्या है। उद्योग धंधे में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चमकार, कुम्हार आदि भी ये सब बढ़ई जो होते हैं लकड़ी का काम करते हैं। रथकार रथ बनाने वाले, बुनकर जो ये नई नई चीज़ें जैसे कपड़े बुनने वाले, इस तरह के बुनकर थे। चमकार जो चमड़े का उद्योग करते थे। कुम्हार जो मृदभांड बनाते हैं, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, आज भी मिट्टी। यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल के मृदभांड थे वो थोड़े से साधारण थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मृदभांड तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर का यूज़ किया जाता था, और चित्रात्मक गिरवे रंग इस तरह के मृदभांडों का कई सारे प्रचलन हुआ उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, कई जगहों पर देखा गया। ठीक, धातु कर्मी को कर्मार शब्द यूज किया गया है, और जो तांबा और कांसे को आयस शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में। बढ़ई को तक्षण शब्द यूज किया गया है, धातु कर्मी कर्मार शब्द। सोना को हिरण शब्द यूज किया गया है ऋग्वेदिक में। बसोवाय को कपड़ा के लिए कपड़ा बुनकर को बसोवाय कहा जाता था। और इसके बाद कढ़ाई बुनाई शब्द को सीरी और पेशकशकरी शब्द यूज किया गया है। ठीक है, कढ़ाई बुनाई के। लोहा और चांदी का जानकारी यहाँ पे ऋग्वैदिक काल को नहीं था। कुम्हार को जो कहा जाता है कुलाल कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ। इतने देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें हैं, हम ज़्यादा इसमें बातें नहीं करना चाहते। बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। बहुत ज़्यादा अगर कॉन्सेप्ट भी लाएंगे तो और बड़े वीडियो हो जाएंगे कि हम एक एक शब्द के बारे में बताएं कि पढ़ाई क्या होता था, क्या अधिकार होता था, इनके क्या सारी चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा, और कहाँ कहाँ इनका वर्णन है, किस जगह है, तो बहुत ज़्यादा आपको बड़ा हो जाएगा वीडियो, या लंबा सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको समझना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहे। जो इम्पोर्टेंट है, जितने आपके प्रीलिम्स में, मेंस में आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या उद्योग धंधे में आपको पता ही है, उद्योग धंधे में क्या क्या होता है, किस तरह की व्यवसाय होती थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे कृषि के बारे में बात करेंगे। कृषि किस तरह की थी। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में कृषि गौड़ थी। ठीक है, कृषि का वर्णन कुछ जगहों पर किया गया ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो मंडल, चौथे मंडल है, उसमें कृषि का वर्णन किया। 57 में एक सूक्त है, वहाँ पे कृषि का 24 मंत्र में किया गया है। ठीक है, 24 सूक्त 57 में, सूक्त में 24 मंत्र में 24 बार यूज किया गया एक 57 में कृषि का। तो इसलिए यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे कृषि गौड़ थी, मतलब कम थे। वहाँ पे उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र जो होते थे, जुते हुए खेत का वर्णन किया गया है क्षेत्र को लेकर ऋग्वैदिक काल में। और लांगल जो होता था हल के लिए किया जाता था, और एक ब्रिक होता था बैल के लिए यूज किया जाता। करीब और संकृत गोबर की खाद के लिए यूज किया जाता था। और करीस और संकृत ये वर्ड है। तो और गोबर की खाद के लिए जो सीता जो होता था, हल से बनी नालियाँ, जैसे हल जोता जाता है उसके बीच बीच में नाली होती है, तो उसको यूज किया जाता था, सीता वर्ड यूज किया। अवध शब्द है कुआं के लिए। किवास शब्द हलवा के लिए। उर्धर शब्द जो है अनाज नापने वाला पात्र होता था, उर्धर। पर्जन्य शब्द होता था बादल के लिए यूज किया जाता था। गब और गभ्यति शब्द चारागाह के लिए होता था। खिल शब्द पड़ती जो भूमि होती थी उसके लिए यूज किया जाता था खिल, या तो फिर कहीं कहीं पे खिल शब्द मतलब होता है कि जो भूमि होती थी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की संपत्ति के लिए यूज किया गया है खिल्ल शब्द। ठीक है, उपजाऊ भूमि के लिए उर्वरा शब्द यूज किया गया है। अस और आय या जौ के लिए अनाज के लिए आय अथवा जौ शब्द यूज किया गया है। सिंचाई यहाँ के देखते हैं, सिंचाई ऋग्वैदिक काल में किस तरह की एक स्वजा व्यवस्था थी। स्वजा में वर्षा तालाब आदि से किया जाता था सिंचाई यहाँ पे। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में खनित्रमा कुआं से, जो कुएं से जैसे नीचे से खोद कर पानी निकाल कर फिर उसका यूज किया जाता था सिंचाई के लिए, उसको बोलते थे खनित्रमा कहा जाता था। ये ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी हमने बात किया। अब सेम उत्तर वैदिक काल में ये जो चीज़ें ऋग्वैदिक काल में, वो तो उत्तर वैदिक काल में ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस भी हुआ और सारी चीज़ें आई। ठीक है, जैसे जैसे लोहे का प्रचलन देखा गया उत्तर का अतरंजी खेड़ा जो है
वहाँ से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुआ उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, तो लोहे की जानकारी हो गई, तो लोहे से बहुत सारे उपकरण बनाए गए। फिर इनका कृषि में ज़्यादा मुख्य व्यवसाय बना, क्योंकि पेड़ पौधों को काट कर छाट कर उसको वहाँ साफ करके, तो फिर वो जो लोहे से बनाए गए हल होते थे, तो अंदर तक जुताई बुआई गुड़ाई निराई करके वहाँ पे कृषि के ज़्यादा व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे व्यवहार जैसा था सेम था। मुद्रा का प्रचलन यहाँ पे चलने लगा। निष्क, जैसे जिस तरह के निष्क यहाँ पे एक प्रकार की स्वर्ण का ढेर होता था, अब यहाँ पे मुद्रा के रूप में निष्क यूज किया जाने लगा। शतमान, पाद और औषधम, औषध शब्द माप तोल के लिए यूज करने लगे, मुद्रा के रूप में भी यूज करने लगते। शतमान एक प्रकार की चांदी का होता था, सिक्का टाइप होता था, ऐसे वस्तु होती थी, ऐसा वर्णन किया गया उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे जो व्यापार होता था, जलमार्ग का उल्लेख, और थलमाल और जलमार्ग दोनों होता था। और व्यापार में ऋग्वैदिक काल में जो व्यापार होता था, ये जलमार्ग, इस समुद्र का वर्णन कहीं नहीं मिलता है, तो इससे नहीं पता चलता है कि यहाँ पे व्यापार समुद्र मार्ग से होता था नहीं। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में कई जगहों पर जलमार्ग का उल्लेख किया गया। इस हिसाब से थल मार्ग से होता ही था, जलमार्ग से भी इनका व्यापार होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पशुपालन में पूरा वही चीज़ें होती थी यहाँ पे भी, जिस तरह से घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, कुत्ता, गायों, इन सब के लिए जानकारी हो गई थी। यहाँ पे अब देखिए, गाय से की युद्ध तो होता था, लेकिन यहाँ पे अब क्षेत्र आधारित, थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा हुआ, जनपद हुआ, तो जनपदों के कारण से भी अब यहाँ पे लोग एक दूसरे जनपद को या फिर जन जो होते थे उनको हड़पने में या उनको अधिकृत करने में युद्ध किया जाता था। यहाँ पे थोड़ा सा और लोहे की जानकारी होने तक कृषि जो ऐसे पड़ती ज़मीन होती थी, या जहाँ पे झाड़ियाँ होती थी या पेड़ पौधे होते थे काफ़ी ज़्यादा, उन सबको ख़त्म करके लोहे से जो कुल्हाड़ी बनाई गई है, इस तरह से ख़त्म करके वहाँ उस भूभाग को अधिकृत कर लेना, भूभाग पे अपना आधिपत्य जमा लेना। ठीक है, तो इससे यहाँ पे धीरे धीरे देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में कि अब यहाँ के लोग थोड़े से, उनका व्यापार, उनका जो क्षेत्र है बढ़ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ी सोच रखने लगे। ठीक है, थोड़ा सा व्यापार, गायों का गौशाला, युद्ध, ये सब बात कर लिया। इसके बाद उद्योग धंधे में देखते हैं तो यहाँ पे सेम वैसे था, बढ़ई, रथकार, बनकर, चलकर, कुम्हार आदि ये थे। और यहाँ पे सोने और स्वर्ण, लोहे, चांदी, टीन, तांबा, कांसा से परिचित हो गए थे लोग यहाँ पे। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्णायस या सामयस का वर्णन किया गया है उत्तर वैदिक काल में। ठीक, अब कृषि देख लेते हैं। जो कृषि ऋग्वैदिक काल में थी वो थी, लेकिन यहाँ पे कृषि मुख्य व्यवसाय हो गई थी। सतत ब्राह्मण में जुताई, कटाई, मड़ाई, बुआई का वर्णन किया गया। ठीक है, इस तरह का। यजुर्वेद में व्रीहि शब्द धान के लिए, और आपका यव शब्द जौ के लिए, माड़ शब्द उड़द के लिए, मुद्ग शब्द मूंग के लिए, गोधुम शब्द गेहूँ के लिए, मसूर आदि का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे? यजुर्वेद में। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म, यजुर्वेद में हल को शीर, अथर्ववेद में पृथ्वन्य। कृषि एक इंजीनियर था, पहला कृषि इंजीनियर पृथ्वन्य था, जो कि अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये था, हम पूरे बात कर लिए जिसका ऋग्वैदिक काल का अर्थव्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था किस तरह की, व्यापार, पशुपालन, उद्योग धंधे, कृषि, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें जानकारी रहेगी। बट ये है कि बहुत सारे इनके जो नाम है, ये नाम जानकारी हासिल करना जरूरी है। कभी कभी यूपीएससी में डायरेक्ट इनके शब्द से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके शब्द में ये चीज़ क्या है, खिल्ले शब्द क्या है, खिल्ले किससे रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह के लो एस के बारे में पूछ लिया, शाम एस क्या होता है, किस तरह की होती है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें थी तो हमने बता दी है, जो आपके प्रीलिम्स में काम आएगा, मेंस में भी इसका यूज करके फैक्चुअल, बिना फैक्ट से आप किसी बात को, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास एक प्रमाण होना जरूरी होता है। तो आप ये सारी चीज़ें, मैंने जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और ऑथेंटिक बुक्स से थी, हमने निकाल के आपको बता दी है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसका जो संस्कृति है किस तरह की थी, और अन्य जो चीज़ें छूट रही हैं, जो शब्दावलियाँ छूट रही हैं, किस तरह की थी, उन सब पे बात करेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप शेयर किया करिए यार, लाइक कर लिया करिए, कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन की ज़रूरत है। और कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, या हो सकता है चीज़ें हम छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। ठीक है, इसलिए कम दिखाई देता होगा, स्पष्ट कम दिखाई देता होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपको सारी चीज़ें
स्पष्ट शब्दों में बोलें, जिससे कि आप खुद से नोट्स अपना प्रिपेयर कर लें, क्योंकि विदाउट नोट्स यार आपका सिलेक्शन तो संभव ही नहीं है। ये मान के चलो, चाहे आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाते, हमारा मेन काम है कि आपको सही गाइडेंस देना, सही चीज़ पढ़ाना कि क्या कितना पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी आपके ऊपर है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं अच्छे से, ठीक है। नहीं तो अगर संघर्ष करना चाहते हैं या कुछ नहीं करना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है, हम इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। यदि दोस्त अच्छा लगता है हमारी वीडियो, हमारी सारी टीम बहुत मेहनत करती है यार, ठीक है। हाँ, हमारे पास हो सकता है डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी सी नाराज़गी होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें हम उसके लिए कोशिश करेंगे। अभी तो उतना नहीं हो पा रहा है, हम लोगों के पास तक तो छोटा से है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, कुछ कहीं से आना जाए, सारे पैसे सारे सब कुछ हम अपने से लगाया जा रहा है, हमारी टीम लगा रही है। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट जब आगे आने वाले समय में हम आपको बेहतर चीज़ देंगे, लेकिन अभी हमें आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।